students, in last lecture we have done vector integration। वहाँ पे हमें एक वेक्टर दिया होता था, वेक्टर फंक्शन, और उसकी हमने सिंपली इंटीग्रेशन की थी। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों ही हमने किया है। तो अब हम कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल। 3 इंटीग्रल्स हम करेंगे, 3 टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, जिसमें से अब हम इस लेक्चर में लाइन इंटीग्रल करेंगे। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, उसके लिए पहले कुछ आपको कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक कर्व बनाई है ए बी। ये देखो, ये कर्व है। ए क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे कर्व खत्म हो रही है वो टर्मिनल पॉइंट है। ये मैंने एरो लगाया है, इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन है। तो अगर हम ए बी लिखते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसकी बी ए लिखेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाएगी। तो ये हमारे पास एक कर्व है, राइट। तो कर्व आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अलोंग दिस कर्व आपने इंटीग्रल निकालना होगा, तो उसको हम लाइन इंटीग्रल कहेंगे जब आपको अलोंग द कर्व इंटीग्रल निकालना होगा, राइट। पहले तो क्या था, एक वेक्टर फंक्शन दिया होता था आपको, आपने उसका इंटीग्रल निकालना होता था। अब वेक्टर फंक्शन अलोंग द कर्व आपको इंटीग्रल निकालना। तो ये कर्व की बात। इसके बाद है क्लोज्ड कर्व। जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों मिल जाए, मतलब ए और बी एक ही हो जाए, इनिशियल और फाइनल को मिला दिया जाए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को, तो उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व ये होती है जो आपस में कहीं कट नहीं करती। अगर इस टाइप की कर्व हो, देखो ये आपस में है तो ये भी क्लोज कर्व, देखो है तो ये भी क्लोज्ड। तो लेकिन क्या है, क्लोज्ड कर्व जब आपस में कहीं मिल जाती है, मीन्स एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कट करने लग जाती है, तो फिर वो क्या होती है, सिंपल नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कर्व में कि आपस में कहीं और कट नहीं है, इनिशियल और फाइनल मिल रहे हैं, दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे कि सर्कल होता है, सर्कल क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। तो इसके बाद बात कर रहे हैं हम स्मूथ कर्व की। स्मूथ कर्व क्या होती है, जैसे मैंने ये बनाई है, ये कर्व, ये इतनी कर्व बनाई है C1। जो C1 कर्व है, अगर इसके हर पॉइंट पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, हर पॉइंट पर मैंने एक पॉइंट P लिया और इस पे मैंने कैलकुलेट कर लिया टेंजेंट dr/dt। मान लिया ये कर्व है, ये कर्व है अपने पास r इजिकल टू दिस, r इजिकल टू xi कर्व है, सपोज अपने पास r इजिकल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो पॉइंट P, इस कर्व के हर पॉइंट पर अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, मीन्स dr/dt निकालते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वैल्यू आती है। अगर इसके हर पॉइंट पर, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इफ टेंजेंट एग्जिस्ट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देन द कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। और अगर मैं कुछ कर्व स्मूथ कर्व्स का कॉम्बिनेशन ले लेती हूँ, फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स का कॉम्बिनेशन ले लेती हूँ, तो उसको बोलते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व। तो इंटीग्रल अलोंग द स्मूथ कर्व इज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल अलोंग द स्मूथ कर्व, मीन्स उस कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक नेसेसिटी है, नेसेसरी कंडीशन है कि उसके हर पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इंटीग्रल अलोंग द स्मूथ कर्व इज द लाइन इंटीग्रल। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब कर्व सपोज A to B है, तो कंपोनेंट ऑफ F अलोंग द टेंजेंट, T इज टेंजेंट, ये T जो है ये मैंने टेंजेंट लिया है, कंपोनेंट ऑफ F आपको वेक्टर फंक्शन गिवन है जिसका आपने इंटीग्रल निकालना है, और T क्या है, टेंजेंट है, T टेंजेंट है, और ds क्या है, आर्क लेंथ ली है। तो ऐसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, A to B component of F along the tangent is line integral, and it can also be written as F dot dr/dt into dt। dr/dt क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, F dot dr, इवेल्युएट F dot dr along the curve C, along the curve C, और C हमें ये गिवन है, along the curve C ये गिवन है। तो इंटीग्रल वेयर T वेरीज फ्रॉम -1 to 1, ये भी आपको गिवन है। तो A और B आपको गिवन है, कहाँ से कहाँ तक है, T वेरीज फ्रॉम -1 to 1, और कर्व C आपको ये गिवन है, राइट। तो हम यहाँ से dr/dt निकालेंगे, dr/dt निकालेंगे कर्व C से, यहाँ से तो क्या आएगा, I प्लस 2tj प्लस 3t² k, ये आ गया। और इंटीग्रल F डॉट dr
एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू ये विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 to 1 में लिख देती हूँ, क्योंकि मैं इस एफ को भी टी में कन्वर्ट कर दूंगी। ये एक्स वाई वाई जेड जेड के यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ से हमारे पास आया एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी क्यूब। क्योंकि यहाँ पे देखो एफ डी आर बाई डी टी, तो आपने एफ जो आपको वेक्टर फंक्शन गिवन होगा उसको भी आपने टी में कन्वर्ट कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल के सभी में आपने ऐसे करना है। जो आपको वेक्टर फंक्शन गिवन होगा उसको भी आपने पैरामीटर वेरिएबल जो भी है, ये टी में आए, थीटा में हो, जैसे भी हो, तो उसमें आपने कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे टी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कर्व जो है आपको टी में गिवन है। जिसमें कर्व गिवन है, जिस वेरिएबल में कर्व गिवन है, उसी वेरिएबल में आपने फंक्शन एफ भी कन्वर्ट कर लेना है। और ये एक ही वेरिएबल में हो जाएगा सारा, और विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल आपने इंटीग्रल लेना है और लिमिट्स भी कैलकुलेट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको लिमिट गिवन है -1 to 1, राइट। तो -1 to 1 एफ डॉट डी आर, एफ क्या है आपके पास, एक्स वाई यहाँ से वैल्यू डालो, एक्स वाई, ये हो गया टी क्यूब आई, फिर वाई जेड प्लस T5 J प्लस ZX T4 K, ये इसके साथ डॉट dr बाई डी टी, ये dr बाई डी टी है, I प्लस 2TJ प्लस 3T स्क्वेयर K dt। ये अब -1 to 1 यहाँ पे आप इसको डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना आया डॉट प्रोडक्ट में, ये T3 आ गया, I डॉट I T3 प्लस 2T6 प्लस 2T6 हो गया, प्लस 3T भी 6 हो गया, 6। और यहाँ पर अब आप dt कर देंगे, तो इसकी आप इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आ जाएगी T4/4, इंटीग्रेशन आएगी आपकी T4/4, और ये 3 और 2 यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं, इसको इकट्ठा करके 5T6 लिख सकते हैं। तो प्लस 5T7/7 और -1 to 1, ये आप लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10/7। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। आपको वेक्टर गिवन होगा और अलोंग द कर्व सी की आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है सी की, और अगर इक्वेशन नहीं गिवन है, कुछ और कंडीशन दी हुई होगी जिससे आपने इक्वेशन निकालनी है। अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ उसमें क्या है, जो कर्व सी है वो सी क्या है, सी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। कर्व का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ऐसे ही होगी, सी अलोंग द लाइन इंटीग्रल है, तो अलोंग द स्मूथ कर्व जहाँ पर हर पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो जो कर्व सी है वो एक लाइन भी हो सकती है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें क्या है, आपको कर्व सी एक लाइन गिवन है। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, yeah, if f is equal to f is equal to 3x square plus 6y, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, f is equal to, पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, if f is equal to 3x square plus 6y I minus 14yz j प्लस 20xz स्क्वायर के इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है f डॉट डी आर, ये करना है। वेयर यहाँ पे c लिखा है और साथ में लिखा है वेयर c इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, वेयर c इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है, 3D में है, डायरेक्शन ये वेक्टर है, तो इसलिए वेयर सी इज द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, सी जो लाइन है वो एक लाइन है और ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, तो लाइन की जो इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो यहाँ से हम ये x1 y1 z1 ले लेते हैं, x2 y2 z2 ले लेते हैं, x माइनस 0 y1 माइनस 0, ऐसे ही y माइनस 0 y1 माइनस 0, z माइनस 0 y1 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू y
x/1 y/1 z/1 इस सब को हम t लेट कर लेते हैं से। तो x = t, y = t, z = t आ गया। तो वेक्टर p का पोजीशन वेक्टर r लेकर पोजीशन वेक्टर r xi + yj + zk, तो सबको हमने t ले लिया, ti + tj + tk, और dr क्या आ जाएगा आपके पास, dr/dt आ जाएगा, dr/dt इज i + j + k, ये आ गया। और यहाँ पर अब ये t क्या होगा फिर 0 to 1 वेरी करेगा, और f इसको भी आपने t में कन्वर्ट कर लेना। अब x y z, जैसे पिछले क्वेश्चन में x y z की वैल्यू आपको ये वेक्टर r गिवन था, ये गिवन था t में, यहाँ पे हमने निकाला है, ये t में ये निकाला है, और वहाँ पे x y z की वैल्यू t में हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाली थी, यहाँ भी अब x y z की वैल्यू t आ गई, t, तो ये इसमें पुट कर देंगे 3t² + 6t इंटू i -14t इंटू t² j + 20t³ k, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी f.dr/dt, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी i + j + k, ये डॉट प्रोडक्ट आ गई, साथ में आ गया t, तो 0 to 1। तो इसकी जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3t² + 6t, यहाँ से आ गया -14t² और प्लस 20t³, ये आ गया dt। तो इसको आप और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व कर सकते हैं, 3t² की जगह ये आ जाएगा आपका, पहले प्लस 6t लिख लेते हैं, फिर -11t² लिख लेते हैं, प्लस 20t³ लिख लेते हैं, 0 to 1 हो गया, और dt, बस इसका फिर वही कर लेंगे, 6t² इंटीग्रेशन कर लेंगे, 6t²/2 -11t³/3 प्लस 20t4/4, और इसको सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये डाल देंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस इज 13/3। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप कर लेते हैं, बात यह है कि आपको ये समझाना है कि वेक्टर आपको गिवन होगा, अलोंग द कर्व आपको टेंजेंट निकालना है, दैट अलोंग द कर्व आपको इंटीग्रल निकालना है, दैट इज द लाइन इंटीग्रल। तो वेक्टर एफ दिया था, कर्व भी आपको गिवन होती है, कर्व चाहे आपको बनानी हो या डायरेक्ट कर्व की इक्वेशन दी हो, कैसे भी हो। जैसे यहाँ पर अभी हम कर्व्स ले रहे थे, पहले हमने कर्व हमें दी हुई थी वेक्टर आर, और अब क्या है कि कर्व यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें भी एक्स और वाई जेड की, इसका बी पार्ट है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी हुई है, वो डायरेक्ट इसमें पुट करके सेम आपने निकाल लेना है, राइट। अब इसके बाद बात आती है सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन मतलब अगर कर्व आपको क्लोज्ड कर्व दी हो, फिर क्या करेंगे। अभी तो आपको ये कर्व जो है ये कर्व दी हुई थी, अब अगर कर्व आपको क्लोज्ड कर्व दी हुई हो, ये कर्व है क्लोज्ड कर्व, दूसरी बारी आती है, टर्न आती है क्लोज्ड कर्व, तो उसमें क्वेश्चन लिखा होगा सर्कुलेशन, उसमें लिखा होगा फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ कर्व, ऐसे लिखा होगा फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ, और यहाँ पे इंटीग्रल के बीच में ऐसे सर्कल बनाया होगा, मतलब ये साइन दिया होगा कि क्लोज्ड कर्व है, और यहाँ पर सी लिखा होगा, राइट। और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और वेयर एफ इज इक्वल टू आपको गिवन है वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के एंड सी। कर्व सी क्या है, जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या गिवन है, कर्व सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कर्व सी इज एंड जेड इज इक्वल टू 0, कर्व ये दी हुई है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये क्या है कर्व, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले हमने क्या किया था, एक्स और वाई जेड टी में हमने निकाले थे पीछे। अब जो क्लोज्ड कर्व है इसमें आप क्या करेंगे, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा सर्कल के केस में, जेड इज इक्वल टू यहाँ 0 है ही, तो आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, राइट, जेड इज इक्वल टू 0 है ही, ठीक है। तो आर क्या बन गया, आर आपका बन गया कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस 0 के। तो यहाँ
पर डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे आप, डी आर बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, राइट। और एफ जो है इसको भी आपने ऐसे ही चेंज कर लेना है, एफ को भी आपने इन टर्म्स ऑफ थीटा कर लेना है। वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा आई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, 0 जे प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। आर की जगह 1 लिख लेंगे, एक्स क्या है, कोस थीटा के, राइट। और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हम ये लेंगे, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये सर्कल सी हो गया, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखो आई यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जे क्या है 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा साथ में, जे 0 हो गया यहाँ पर और इधर से के 0 हो गया। तो अब बात है कि ए टू बी लिमिट क्या लेंगे, सर्कल क्या होता है 0 to 2 पाई वेरी करता है ना, तो 0 to 2 पाई। अब इसकी हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है जैसे कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस बार ले लो, 0 to 2 पाई साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है ना, डी थीटा। तो इसकी बाहर माइनस 0 to 2 पाई, ये क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा ना, तो साइन 2 थीटा बाई 2, ये साइन 4 थीटा हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, तो 2 पहले से ही है बाई 4 आ जाएगा, और इसका फिर 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, तो इसलिए मैं बाहर माइनस लिख के इसको 0 to 2 पाई ये अप्लाई कर दूंगी। जब 0 to 2 पाई ये अप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है माइनस पाई, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको क्लोज कर्व दी है तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेनी है, और इस तरह से बाकी सब वही हो जाएगा। अभी क्लोज कर्व सर्कल था, तो अब मैं इसके बाद आपको क्लोज कर्व एक रेक्टेंगल बता रही हूँ। इसके बाद क्लोज कर्व क्या है, एक रेक्टेंगल है, देखो इसमें क्या आएगा, ये पीस वाइज स्मूथ कर्व वाली बात बनेगी। अब हम रेक्टेंगल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लाइंस, रेक्टेंगल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लाइंस है, देखो। तो इसलिए पीस वाइज स्मूथ कर्व बन जाएगी। हर पीस पे आपने हर पीस पे इंटीग्रेशन निकालनी है, एफ डॉट डी आर, और एफ फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy j। The curve C is the rectangle in xy plane। कर्व C जो है वो कर कहते हैं कर्व C जो है is the rectangle in xy plane। xy प्लेन में कर्व C है, कर्व C जो है वो xy प्लेन में है, xy प्लेन में है। कर्व C is the rectangle in xy plane, this is x, this is y। Curve C is a rectangle in xy plane bounded by y is equal to 0, ये y is equal to 0 हो गया, and x is equal to a, ये x is equal to a हो गया, ठीक है, यहाँ पर a हो गया, and y is equal to b, ये b हो गया ना, तो ये y is equal to b लाइन है, y is equal to b, y is equal to b, and x is equal to 0, ये x is equal to 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 0 0 पॉइंट हो गया, मतलब O A B C ऐसे ले लो, O A B C, ये 0 0 पॉइंट हो गया, ये A 0 हो जाएगा, ये A B हो जाएगा, और ये 0 B हो जाएगा। C जो है पॉइंट C जो है वो 0 B हो जाएगा, ये राइट। तो इस तरह से आपके पास ये 4 लाइन्स होगी, O A A B B C और C O, ये 4 लाइन्स हैं, और 4 लाइन्स में C1 C2 C3 C4 4 कर्व्स हैं। अब आपने इनके 4 पार्ट्स बना लेने हैं, और 4 पार्ट्स पे आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और वेक्टर आर जो है उसने कहा इन एक्स वाई प्लेन है, इसलिए ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे, वेक्टर आर इज एक्स आई प्लस वाई जे, और डी आर क्या होगा, डी आर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये हो जाएगा, राइट। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, ये वेक्टर डी आर हो गया आपके पास, और अब हम इसको C को लिखते हैं, क्वेश्चन फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन है इंटीग्रल क्लोज कर्व, यहाँ पे मैं बना देती हूँ क्योंकि एक रेक्टेंगल है, क्लोज कर्व दी हुई है f डॉट डी आर, राइट। तो f क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और आई माइनस 2xy जे, और इसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। यही डॉट प्रोडक्ट किसकी लेनी है? डॉट प्रोडक्ट लेनी है इस वेक्टर की। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अलोंग सी, दिस इज एफ डी आर इज इक्वल टू, देखो आई, ये आई डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ डी एक्स आ जाएगा, माइनस 2xy इसके साथ dy आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद ये आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रल लेना है, राइट, इंटीग्रल लेना है इसका। तो अब देखो कैसे लेते हैं इंटीग्रल। हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग ओ ए, फिर इंटीग्रल अलोंग ए बी, फिर इंटीग्रल अलोंग, ये प्लस प्लस करते जाएंगे, बी सी, और फिर इंटीग्रल अलोंग सी ओ, ये लेनी है इंटीग्रल। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल हमने लिखने कैसे हैं। जैसे देखो ओ ए, मैं आपको बताती हूँ कि ओ ए पे क्या हो रहा है, इस कर्व ओ ए पर क्या हो रहा है। ओ ए यहाँ पे लिखेंगे हम ओ ए, एट ओ ए। ओ ए में क्या है, ओ ए पे क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, और x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 to a, y इज इक्वल टू 0, तो dy इज इक्वल टू 0 हो गया, और x वेरीज फ्रॉम 0 to a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें पुट करना है आपको, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये सारा 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, x स्क्वायर, और x वेरीज फ्रॉम 0 to a। तो यहाँ पर ये जो o है, मैं आगे o लिख देती हूँ, 0 to a हो जाएगा, और x स्क्वायर dx हो जाएगा ये, राइट, x स्क्वायर dx। और अब इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं। ए बी पर क्या हो रहा है, ए बी पर क्या है, y इज इक्वल टू बी है, तो डी वाई यहाँ भी 0 हो गया, बट y इज इक्वल टू बी है, और y इज इक्वल टू बी है, यहाँ पर y वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम 0 to b, y वेरीज फ्रॉम 0 to b, और x, ए बी पर x इज इक्वल टू ए बी पर x इज इक्वल टू ए है, ए बी पर x इज इक्वल टू ए है, ए बी पर x इज इक्वल टू, हम x में लेते हैं, अगर ए बी पर x इज इक्वल टू ए है, तो dx इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू ए, dx इज इक्वल टू 0, और बी डी पर y इज इक्वल टू बी डी, बी सी पर, ए बी पर x इज इक्वल टू ए था, बी सी पर y इज इक्वल टू बी है, तो dy इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पर क्या है, y वेरी कर रहा है 0 to a, और यहाँ पर x वेरीज फ्रॉम x उल्टा जा रहा है, देखो a to 0 जा रहा है, और बाकी इसके बाद आ गया do, ये अब do में क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, do क्या है, इस एक्सिस का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये लाइन का नाम लिखना है। यहाँ पे देखो पहले y इज इक्वल टू 0 लिखा है, फिर ये लाइन का नाम लिखा है, ये इसकी इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन का नाम मतलब लाइन की इक्वेशन। यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो dx इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, ये देखना है, यहाँ पर वेरी कर रहा है y वेरीज फ्रॉम b to 0, बस इसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर लिखते जाना है। अब ए बी क्या है, along AB, यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे a स्क्वायर डाल दो, x इज इक्वल टू a है यहाँ पर, और x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस 2x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, और dy आ गया, dy, तो यहाँ पर dy आ जाएगा, और y कैसे वेरी कर रहा है, 0 to b वाई कर रहा है, ठीक है। और मतलब हम ये 0 वाला ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 0 वाला तो 0 ही हो जाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2ab dy प्लस bc के अकॉर्डिंग
बी सी के अकॉर्डिंग वाई इज इक्वल टू बी है, एक्स वेरी करेगा ए टू 0 और वाई इज इक्वल टू बी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बी सी के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू बी सी के अकॉर्डिंग बी सी के अकॉर्डिंग आपका एक्स इज इक्वल टू बी सी पे क्या है, बी सी पे क्या है, वाई इज इक्वल टू बी है और बी सी पर एक्स कितना है, बी सी पर एक्स ए है, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र साथ में डी एक्स, क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है इसलिए ये डी एक्स आ जाएगा, वाई यहाँ पर 0 है, राइट, प्लस सी टू ए, यहाँ पर डी एक्स 0 है, वाई वेरी कर रहा है और वाई वेरी कैसे कर रहा है, बी टू 0 कर रहा है, तो एक्स डी एक्स 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया और यहाँ पर वाई वेरी कर रहा है तो -2x एक्स 0 है तो ये वाला तो पूरा पार्ट ही 0 हो गया, एक्स 0 है यहाँ पर तो ये पार्ट 0 हो गया। तो इसको आपने इंटीग्रेशन कर लेंगे है सिंपली x3/3 0 to a ऐसे लेना है, ऐसे ही ये इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y -2aby, तो ये हो जाएगा 0 to b, ऐसे ही इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेनी है और लिमिट्स पुट कर लेनी है। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा -2ab²। तो इस तरह से आपने क्लोज्ड कर लेनी है, चाहे ये रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल भी हो सकती है, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ट्राइंगल, इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन पहले आपको करनी सिखाई है, तो ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद एक टर्म है वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर फंक्शन है, वो आप वर्क डन जो होता है, वर्क डन फिर स्केलर हो जाता है अलोंग ए पॉइंट टी, अलोंग द टेंजेंट वेक्टर टी, जब आप ये वेक्टर अलोंग द पॉइंट टेंजेंट टी निकालते हैं, टेंजेंट टी को हम dr/dt लिख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ये निकालते हैं तो उसको वर्क डन ही बोला जाता है। तो वर्क डन के लिए भी आपने यही लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे वर्क डन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर एफ दिया हुआ है और अलोंग द कर्व जो है वो सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल का मैंने क्वेश्चन आपको पहले करा दिया है, तो उसमें आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन r cos थीटा, यहाँ पे r2 दिया हुआ है तो r cos थीटा और r sin थीटा ले लेना है और पैरामीट्रिक इक्वेशन से जैसे मैंने पहले सर्कल को लेके सॉल्व किया बिल्कुल वैसे के वैसे आपने सॉल्व कर लेना है। दिस इज अबाउट द लाइन इंटीग्रल। ओके, थैंक यू।